मैं अमितेश अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। आइए हम लोग समय को व्यतीत करते हुए वर्णमाला को देखते हैं। तो देखिए, पहले वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं भाषा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की, यहाँ पे लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। जो ये ध्वनि होती है इसको हम कह सकते हैं ये मौखिक आधार पे, यानी कि हम ध्वनि तो लिखते नहीं, हम ध्वनि मतलब हमारे द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है ना। यानी कोई हम शब्द बोलते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं, कोई स्वर बोलते हैं, कोई व्यंजन बोलते हैं, तो हमारे द्वारा ये ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? मौखिक रूप से क्या हो जाएगी? मौखिक रूप से, है ना। यानी कि हम अर्थात ये कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या है? ध्वनि है। और लिखित रूप से क्या हो जाएगी? लिखित रूप से, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी, जो कि लिखित रूप से है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और जब वर्ण आ गया है तो वर्ण को हम लोग देख लेते हैं। जैसे वर्ण हम लोग लिखते हैं तो वर्ण को थोड़ा सा सीक्वेंस में देख लेते हैं। वर्ण सबसे छोटी होगी, उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ण के बाद आएगा अक्षर। इसका सीक्वेंस देखें तो वर्ण के बाद क्या आ जाएगा? अक्षर, है ना। जब वर्ण मिलेंगे तो दो वर्ण मिले तो क्या हो जाए? अक्षर। अक्षर के बाद आ जाएगा आपका वर्ण हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अक्षर के बाद आ जाएगा शब्द। अक्षर के बाद क्या आ जाएगा? शब्द। अक्षर के बाद शब्द। शब्द के बाद आ जाएगा आपका पद। शब्द के बाद क्या आ जाएगा? पद। पद के बाद आ जाएगा पदबिंद। क्या आ जाएगा? पदबंध। क्या आ जाएगा? पदबंध आ जाएगा। हाँ, यानी कि वर्ण सबसे छोटी क्या हो जाएगी? वर्ण। वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध, अब पदबंध से बड़ा उपवाक्य। पदबंध से बड़ा क्या हो जाएगा? यहां से देख लेते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ा हो जाएगा आपका वाक्य। उपवाक्य से बड़ा क्या हो जाएगा? वाक्य। आया समझ में ना? देखिए ये हर जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहां पर दिया है वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा वाक्य, यानी कि एक वाक्य तैयार हो जाता है। तो ये है, ये इसका सीक्वेंस रहा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये शब्द है, शब्द, उस शब्द को कहा जाए तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ये शब्द जो है ये भाषा की सार्थक क्या है? लघुत्तम इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। और यहीं पर आपका जो वाक्य है भाषा के सार्थक या सबसे बड़ी इकाई है। ये जो वाक्य है ये भाषा की सार्थक या सबसे बड़ी इकाई है।
मिल रहा है ना। ये भाषा की सार्थक या सबसे बड़ी इकाई है, ये भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, ये भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, ये भाषा की सार्थक या बड़ी इकाई है। यहां तक समझ में आ गया। और देखिए, और मेन मेन खेला किसका है, वर्णमाला का है। ये सब समझ में आ गया डेफिनेशन। ये प्रश्न पूछता भी है, ये प्रश्न पूछता भी है। अब आगे हम लोग चलते हैं वर्णमाला। जैसे कि वर्णमाला जब हम लोग देखेंगे तो वर्णमाला में कुल कितने, मतलब कुल कितने वर्णमाला हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला, वर्णमाला कितने वर्णमाला है ना। तो कुल कितने वर्णमाला है, वर्णमाला, वर्णमाला तो कुल कितने वर्णमाला है, कोई बताएगा। कुल कितने हैं, 52 है। कुल कितने हैं, 52, जिसमें से 33 क्या है, स्वर है। 33 क्या है, स्वर, अरे सॉरी 33 क्या है, व्यंजन है। सॉरी 33 क्या है, 33 आपका 33 क्या है, व्यंजन है ना। 11 क्या है, स्वर है। 11 क्या है, स्वर है। अनुस्वार कुल कितने हैं, अनुस्वार कुल कितने हैं, तो नहीं सॉरी, अयोग्यवाह कितने हैं, तो 2 हैं। अयोग्यवाह कितने हैं, अयोग्यवाह कितने हैं, 2 है। एक अंग है और एक आह है, एक अंग है, एक आह है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन 11 स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, इन 11 स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अब स्वर पे। अब हम लोग चलते हैं स्वर पे। तो स्वर को देखा जाए, स्वर को देखा जाए, कुल कितने स्वर बताएं अभी, कुल कितने स्वर हैं, तो 11 है। कुल कितने हैं, 11 है। अब 11 को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हस्व स्वर होगा, एक तो हस्व स्वर या उसी को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहा जाता है। फिर एक होता है सजाती स्वर या उसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है। और एक होता है प्लुत स्वर, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिसको बोलने में ज्यादा, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये कुल कितने हो गए, ये 11 हो गए। अब 11 को देखते हैं। पहला क्या है, हस्व, पहला क्या है, हस्व स्वर, है ना। दूसरा आपका है ये हस्व स्वर या इसी को कहेंगे हम लोग मूल स्वर। तो देखिए कहीं हस्व स्वर दे देगा और कहीं मूल स्वर दे देगा। अब एक है, ये है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर, इसी को कहा जाता है सजाती स्वर। इसी को क्या कहेंगे, सजाती स्वर, सजातीय स्वर। और एक है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब इसको अलग अलग, अब इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं कि ये स्वर है क्या। जो हस्व स्वर या मूल स्वर है, इसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। देखिएगा थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, पूरी क्लास देख कर जाइएगा। क्लास बहुत जबरदस्त है आज का, है ना। तो उच्चारण में यानी जो हस्व स्वर है या मूल स्वर, उच्चारण में इसको क्या मतलब कम समय लगता है, इसको मतलब बोलने में कम समय लगता है। इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, एक तो अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, एक उ आ री। कौन कौन सा आ जाएंगे, एक अ आ जाएगा, एक उ आ जाएगा, एक ई आ जाएगा और एक री आ जाएंगे, है ना। ये 4 ठो आ जाएंगे, अ ई उ री, अ उ ई री।
यानी कि अब यहीं पे प्रश्न बनाएगा कि हस्व स्वर कुल कितने हैं, तो 4 हैं। अर्थात यहीं पे प्रश्न बनाएगा मूल स्वर कुल कितने हैं, तो 4 हैं। इनको बोलने में, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होता है ये थोड़ा सा हस्व स्वर से ज्यादा बोलने में, यानी कि उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होता है वो हस्व स्वर के अपेक्षा ज्यादा समय लेता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, आय आ जाएगा, है ना। आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ बोलिए। जब इसको बोलेंगे ना तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। इसको बोलने में समय क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है ना। फिर से ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा और आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा, है ना। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि दीर्घ स्वर या सजाती स्वर कुल कितने हो गए, 8 हो गए। दीर्घ या सजाती स्वर कुल कितने हो गए, तो 8 हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्लुत स्वर। तो देखिए जो प्लुत स्वर होता है ना उसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। इसको बोलने में समय अधिक लगता है, अधिक लगता है। थोड़ा सा राइटिंग हमारी खराब है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। यानी कि जो प्लुत स्वर है उसको बोलने में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। तो जैसे हम लोग जैसे हम लोग बोले ओ, जैसे जो प्लुत स्वर है ना उसको नाटक या किसी को बुलाने में काम आता है। किस में आता है, नाटक में आता है, या किसी को पुकारने में है ना। जो प्लुत स्वर है नाटक या किसी को पुकारने में काम आता है। यानी कि जब हम लोग किसी को मतलब बुलाते हैं, कहीं दूर पे हो और यहाँ से हम लोग आवाज देंगे तो यहाँ पर हम लोग के मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं राम, तो हम बोलेंगे राम, तो इसमें ज्यादा अधिक समय लग रहा है ना। जैसे हम बोले ओम तो हम बोलेंगे ओम, तो ज्यादा समय लग रहा है ना। तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये प्लुत श्रेणी में आएगा। इसका चिन्ह होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये इसके चिन्ह होते हैं, है ना। ये प्लुत स्वर के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान यानी कि इसके उच्चारण स्थान क्या है ना, इसके उच्चारण स्थान क्या है। हम लोग अब देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले देखेंगे कंठ से, है ना। पहले तो इसको हम लिख लेते हैं सीक्वेंस से। नहीं, देखेंगे कंठ से कौन कौन से शब्द, मतलब कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं ना। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो दे लिखिएगा कंठ से लिखिएगा कंठ, है ना। देखिए कंठ से हम लोग बोलेंगे अ आ अह। क्या बोलेंगे, अ आ अह। कंठ का मतलब कौन सा हो गया, हई वाला, है ना। कंठ का मतलब कौन सा, हई वाला। जैसे हम बोलेंगे अ आ अ, यानी कि ये देखिए इसमें प्रेशर पड़ रहा है ना, इसमें कंठ से हम बोलेंगे अ आ अ। जब खुद आप लोग बोलेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। तो कंठ से हम लोग क्या बोलेंगे अ आ अ। फिर हम लोग बोलेंगे तालव्य से। फिर तो कंठ से अ आ अ, यानी कि ये कंठ से बोला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तालव्य से। किससे, तालव्य से।
तालव्य से यानी कि तालु से। तो तालव्य से मतलब तालव्य से कौन से स्वर बोले जाएंगे? तालव्य से कौन से स्वर बोले जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। तालव्य से कौन से बोले जाएंगे? छोटी ई और बड़ी ई। फिर हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग ओष्ठ से, ओष्ठ, ओष्ठ से हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ऊ, ऊ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन सा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ से कौन सा बोलेंगे? कौन सा स्वर हो जाएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम लोग देखेंगे के टी ओ। अब देखेंगे हम लोग मूर्धन्य से। किससे? मूर्धन्य से। तो मूर्धन्य से बोलेंगे, मूर्धा से हम लोग बोलेंगे बस री। कौन सा स्वर आ जाएगा? मूर्धा से री। इसको मूर्धन्य भी कहा जाए तो मूर्धा से कौन सा आ जाएगा? री आ जाएगा। और फिर हम लोग बोलेंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से क्या बोलेंगे हम लोग? तो कंठ तालव्य से बोलेंगे हम लोग ए ऐ, यानी कि ये ए और ऐ, ए और ऐ। और फिर आ जाएगा आपका, और फिर आ जाएगा कंठ और ओष्ठ से। कंठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से हम लोग बोलेंगे, कंठ और ओष्ठ से हम लोग बोलेंगे ओ और औ, ओ और औ। देखिए इसके बोलने का उच्चारण स्थान देखिए। अब इसको समझ लीजिए। कंठ से क्या बोलेंगे? अ आ अह। तालव्य से ई, ओष्ठ से उ, फिर से मूर्धा से री, कंठ तालव्य से ए ऐ, कंठ ओष्ठ थे ओ औ। जिसे हम लोग एक थोड़ा सा एक ट्रिक इसका अपनाते हैं, आजमाइश करते देखते हैं कि होता है कि नहीं। जैसे हम लोग इसको लिख दीजिए कि, इसको क्या लिख दिया कि, इसको लिख दिए तालव्य को टी, इसको लिख दिए ओ, इसको लिख दिए यम, इसको लिख दिए के, सॉरी के और टी, इसको लिख दिए के और ओ। तो हम इसको अर्थात हम लोग इसको याद कर सकते के टी ओ यम, के टी ओ यम, के टी के ओ, ऐसे याद है। यानी कि कंठ से अ आ अह, टी से ई, उ से उ, यम से री, के टी से ए ऐ और के ओ से ओ औ। आया समझ में? तो इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने मतलब भागों में, स्वर को कितने भागों में पढ़ सकते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हम कितने भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में। एक तो अग्र स्वर होता है जो आगे से बोला जाएगा, एक मध्य स्वर होता है जो बीचों बीच से बोला जाएगा, एक पक्ष स्वर होगा जो एकदम पीछे से बोला जाएगा, यानी कि जीवा के पीछे से अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर ये होता है कि जो जीवा होती है उसके आगे का हिस्सा काम करता है। जो जीभ होती है उसके आगे का, यानी कि जीभ की आगे का हिस्सा काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो जीवा है उसके अग्रभाग, जो जीवा है उसके आगे वाले भाग, इसमें क्या होता है? उसके आगे वाले भाग से उच्चारण होता है। यानी कि जब जो इसमें स्वर हैं, अग्र स्वर हैं, जो जीवा है उसके आगे वाले भाग से उसका क्या होता है? उच्चारण होता है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपका आ जाता है कि
इसमें आ जाएगा आपका ई ई ए। कौन सा आ जाएगा इसमें? छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। एक बार आप बोल के स्वयं से बोल कर देखिए, इसको स्वयं से बोल कर देखिए, इसको स्वयं से बोल कर देखिए। जीव, जो जीव है, जीव के आगे का हिस्सा इसमें काम करता है। जैसे कि हम लोग बोले ई, क्या बोले ई, तो हमारी जो जीवा है वो क्या तालु से थोड़ा सा सट जा रही है, मतलब जीवा पे प्रेशर आए। फिर बोले बड़ी, बड़ी मतलब ई ए ए, यानी कि जो आगे वाला जो जीवा है उसका भाग काम कर रहा है। अब आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में जो जीवा के बीच का हिस्सा आता है, बीच का हिस्सा है वो काम करता है। यानी कि ये जीव की बिचला, अर्थात हम लिख सकते हैं हाँ बिचला हिस्सा, है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आ। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आ, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा अ। यानी कि जो मध्य स्वर है, मध्य स्वर में जीव की बिचला हिस्सा क्या करता है? इसमें काम करता है। जीव की बिचला हिस्सा क्या करता है? मध्य स्वर में काम करता है। अब हम लोग आते हैं पक्ष स्वर। पक्ष स्वर में जो जीवा है उसके पीछे का हिस्सा, मतलब जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसका पिछला हिस्सा क्या होता है? उसमें काम करता है। जो जीवा है उसका पिछला हिस्सा क्या काम कर, उसका उस स्वर को उच्चारण करने में पिछला हिस्सा काम करता है। उसे क्या कहते हैं? पक्ष स्वर कहते हैं। तो पक्ष स्वर में आपका हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आ उ, आ उ, आ उ, उनसे बड़ा उ, फिर हो जाएगा आपका आ उ, बड़ा उ, और आ उ, बड़ा उ, ओ आ, ओ और फिर ये आ, है ना। यानी कि जो पक्ष स्वर है इसमें क्या होता है? आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और आ। जैसे इसको हम लोग बोल कर के बाद देखते हैं, और जो हम लोग बोले आ, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पीछे वाले हिस्से पर। फिर से बोले उ, फिर से बड़ा उ, फिर बोले ओ, फिर बोले ओ, फिर बोले आ। यानी कि ये जो प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है ना, पीछे जीवा के पिछले हिस्से पे प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए क्या है? पक्ष स्वर है। आ गया समझ में? ये तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते मुख के आधार पे। मुख के आधार पे स्वरों का उच्चारण स्थान, है ना। तो मुख के आधार पर हम लोग देखते हैं, मुख के आधार पे, हाँ मुख द्वारा खोलने के आधार पे। तो मुख द्वारा खोलने का आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि जो मुख के आधार पर होता है, एक तो विपरीत होता है, एक स्वर्ण विपरीत होता है ना, एक स्वर्ण विपरीत होता है, और एक होता है, हाँ तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे विपरीत। पहला क्या पढ़ेंगे? विपरीत, है ना। इसमें जो विपरीत है, विपरीत में मुख का द्वार पूरा खुलता है। इसमें होता है मुख क्या होता है? पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। यानी कि इसमें जो विपरीत है, इसमें मुख क्या होता है? पूरा खुलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे आ, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? आ जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख क्या हो रहा है? पूरा खुल रहा है। बोले आ, तो मुख पूरा खुल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? विपरीत स्वर हो गया। ये क्या हो गया? विपरीत स्वर हो गया। यानी क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में विपरीत स्वर कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दे दे अ, ई, उ, आ, तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? आ वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक अगला है, अगला है अर्ध विपरीत। क्या है? अर्ध, अर्ध विपरीत। इसमें मुख क्या होता है? मुख का भाग कम खुलता है। इसमें मुख अर्थात हम लोग लिख सकते हैं मुख आधा खुलता है, आधा, आधा खुलता
खुलता है। यानी कि जो अर्ध विपरीत है उसमें मुख क्या होता है, आधा खुलता है। जैसे हम लोग लिखे, हम लोग बोले, हम लोग स्वर को लें, जैसे हम लोग ले स्वर को अ, ए, औ और आ, क्या हो जाएगा, अ, ए, औ और आ। आया समझ में? यानी कि जो अर्ध विपरीत है इसमें ए मतलब अ, ए, औ और आ, मतलब हो, ये वाला नहीं है। देखिए इसमें क्या है, चंद्र बिंदु है ना। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, ए, ए, औ और आ, ये अय है ना। तो इसमें अर्ध विबिंदु क्या हो रहा है, मुख क्या खुल रहा है, आधा खुल रहा है। अब हम लिखेंगे अर्ध समृद्ध, क्या, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में मुख का द्वार आधा बंद रहता है। इसमें जो मुख होता है, मुख क्या होता है, आधा आधा बंद रहता है। जो अर्ध समृद्ध है, मुख आधा, मतलब शब्द के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से पता चल जा रहा है कि सेंटेंस मतलब वाक्य कह क्या रहा है। अर्ध समृद्ध यानी कि इसमें मुख आधा क्या होता है, बंद हो रहता है। जैसे कि ए और ओ, ए और ओ। जैसे देखिए जब पेपर में आए और ऑप्शन आए तो आदमी जब मतलब जब आप खुद बोलेंगे ना तो उसको महसूस करेंगे कि इसका मतलब उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, कौन कंठ से निकल रहा है, कौन तालव्य से निकल रहा है, कौन मूर्धा से निकल रहा है, कौन कौन कंठ तालव्य से निकल रहा है, कौन कंठ ओष्ठ से निकल रहा है। और मुख के आधार पर देखें तो विपरीत कौन सा है, जिसमें मुख पूरा खुलता है। अर्ध विपरीत मुख आधा खुलता है। अब अर्ध समृद्ध मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ। उच्चारण करके देख लीजिए, ए और ओ। अब इसमें आगे एक और है समृद्ध, कौन सा है, समृद्ध। समृद्ध में होता है आपका, इसमें जो मुख का द्वार है लगभग बंद रहता है। इसमें मुख लगभग बंद रहता है। मुख क्या रहता है, लगभग बंद रहता है। तो इसमें कौन सा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। इसमें कौन सा जगह, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। आगे समझ में। समृद्ध कौन कौन सा, समृद्ध में क्या होता है, मुख लगभग बंद रहता है। छोटी, जैसे कि हम लोग बोले समृद्ध में, हम लोग बोले ई है ना, फिर ऊ, हम लोग लगभग मुख क्या हो रहा है, मुख क्या हो रहा है, बंद रह रहा है। कुछ इसमें अलग से थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण स्वर हैं, उनको भी देख लिया जाएगा। जैसे होता है एक शिथिल स्वर, कौन सा होता है, शिथिल होता है, शिथिल स्वर है ना। कौन सा होता है, शिथिल स्वर। तो शिथिल स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो अ आ जाता है ना, एक क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, एक ई आ जाएगा और एक ऊ आ जाएगा, है ना। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। शिथिल स्वर कौन कौन सा है, तो शिथिल स्वर कुल कितने हैं, 3 हैं। कौन, अ, ई और ऊ। फिर आ जाएगा कठोर स्वर, फिर क्या हो जाएगा, कठोर स्वर। कठोर स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, कठोर स्वर में आपका आ जाएगा, कठोर स्वर में मतलब थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा क्या हो, कठिनाई, आ, ई, ऊ, क्या है ये, आ, ई और बड़ा ऊ। फिर एक हम लोग देखे अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं कौन सा है, यहाँ पे अनुस्वार क्या है, अंग है ना। अनुस्वार क्या है, अंग है। और यहीं पर नोट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा,
यहीं पे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, नोट में लिख लीजिएगा कि जो सभी स्वर होते हैं, जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष सघोष या सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, घोष होते हैं, है ना। यानी कि जो सभी स्वर हैं, यानी कि जो 11 स्वर है क्या है? सभी क्या है? घोष है या सघोष है। यहाँ तक आई होप, यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब जब इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे तो इसका अगला क्लास में, इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे व्यंजन। और जब ये हम लोग को वर्णमाला क्लियर हो जाएगा तब इसका हम MCQ करा देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।